तो आपने अपने आप को साबित पहले करना था। 15 साल से आप आमदार हो कि भाई मैं काम करता हूं, देखो मैंने इतने काम किए, वो काम किए। आप सारे काम गिनाकर वोट मांगते हैं ना, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है। कितने भी बड़े दिग्गज, मैं यहां से आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करो, कितने भी बड़े दिग्गज सावकारी जी के मंच पे बैठ जाए, भाजपा के मंच पे बैठ जाए, सावकारी जी का मंच बोलने की बजाय मैं भाजपा का मंच बोलूंगा, मुसलमान भाजपा को वोट देगा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और जो देगा उसकी गैरत मर चुकी, क्योंकि ये वो भाजपा है जिसने गुस्ताखे रसूल को पनाह दी है। ये वो भाजपा है जिसने हमारे ही खिलाफ सीए एनआरसी लाया। ये वो भाजपा है जिसने कभी भी मुसलमानों के हित की बात नहीं की। ये वो भाजपा है जिसने वक्तन फौक्तन जो है तो समय समय से जो है तो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, इन पे गोलियां चलाने का काम किया, इनको आतंकवादी साबित करने का काम किया। और ऐसे पक्ष के आमदार को हम वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी सेक्शन मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने समाज के लिए, खासतौर के मुस्लिम समाज के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को उठाई। साल 2015 में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो है एमआईएम पार्टी के तालुक अध्यक्ष के रूप में की। 2016 में नगर अध्यक्ष के चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इनको पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर जो उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। बाद में जिला एमआईएम से जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी से जिला अध्यक्ष के रूप में ही उन्होंने काम किया। उनकी बेबाकी और उनके निडरता को देखते हुए उन्हें गिरी टाइगर के रूप में जो है जाना जाता है। आज वो किसी पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है और अपने ही सामाजिक कार्य को जो है बड़े ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। आज हमारे बीच फिरोज रहमान शेख मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर आप क्या बोलना चाहिए? अभी विधानसभा जो चुनाव काफ़ी करीब है, आप किस तरह का विश्लेषण करेंगे? किस तरह की जो है माहौल रहेगा? आप क्या बोलना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सीबीएन न्यूज़ 18 ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, मैं इसके लिए आपको जो है तो मतलब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपके पिछले एपिसोड भी देखा, आपने कुछ राजनीतिक लोगों को, विश्लेषक लोगों को बुलाकर यहाँ पर इंटरव्यू लिया और आगे भी आप करने वाले हो, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है तो आपके इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। अब साहब, रही विधानसभा की बात, तो विधानसभा के चुनाव कई सालों से चलते चले आ रहे हैं। हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं। 2009 में भी हुए, 2014 में भी हुए और 2019 में होने के बाद अब 2024 में भी होंगे। इलेक्शन तो मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव लगभग 1962 से शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर 2009, 14, 19 और 2024 का नाम लेने की वजह यह है कि हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हम भुसावल विधानसभा की बात करेंगे। आज भुसावल विधानसभा में 2009 से अभी तक हमारे यहाँ पर एक ही आमदार कंटिन्यूअसली चुनकर आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि 2009 में जब उन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, तो ये बात उनको याद रखनी चाहिए कि उनको सबसे पहले मुसलमानों ने ही जिताकर विधानसभा में भेजा था जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया तो शायद हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि हम लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उसको नहीं मानते हैं। यहां मैं थोड़ा मुद्दे से अलग चला गया। मैं सिर्फ बोलने का मकसद यह है कि विधानसभा चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इसमें हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से हमारे शहर को अच्छे से डेवलप करने वाले आमदार को ला सकते हैं। किसी ऐसे पक्ष को हमको चुन के लाना है जो सभी समाजों को, सभी घटकों को साथ में लेकर चलने का काम करे, ना कि किसी एक पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर एक समाज को तो जो है तो अच्छी नजरों से देखे और दूसरे समाज को जो है तो
आप जो है तो कम आंकने लगो या उसकी तरफ नाइंसाफी करने लगो। तो ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक देश को धार्मिक आग में झोंकने का काम किया है, आज देश को टुकड़ों में बांटने का काम किया है, आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हरा और गेरवा, हरा और भगवा, ये झगड़े लगाकर जो राजनीति करने की सोच रहे हैं, इसको खत्म करने का टाइम आया है। और मैं समझता हूं कि जहां आंख खुले वहां सवेरा। तो ये समय है जहां पर अब लोगों को जाग जाना चाहिए और ऐसी ताकतों को जो हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, हमारे देश के संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भगवा और हरे रंग के जो है तो डिफरेंस को पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भगाने का और निकाल फेंकने का वक्त आ गया है। तो ये विधानसभा चुनाव मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हर किसी ने जो है तो एक अपने संवैधानिक अधिकार को जो संविधान ने दिया है वोट देने का, हर एक ने ये करना चाहिए और अपने शहर के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अच्छा जो बोलेंगे कि नेता चुनना चाहिए। सर, आप आज के जो है भुसावल तालुके के विकास को लेकर क्या बोलना चाहिए? क्या लगता है आपको भुसावल शहर का पिछले 15 साल से लेकर आज तक के विकास हुआ? सर देखिए, ऐसा है कि विकास के नाम पर जो है तो सिर्फ धोखाधड़ी होती आ रही है। पिछले 10 या 15 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि अगर आप भुसावल को 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे तो एक हिस्से में तो आपको शायद विकास नजर आएगा, लेकिन एक हिस्से के अंदर आपको विकास नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो आमदार है उनका ये कहना है कि भाई जो वोट पहले देगा, जो मेरे को वोट देगा, पहला अधिकार उसका है। अब ये समझ लीजिए कि जिन्होंने वोट दिया उन्होंने उनके लिए तो बहुत सारे काम किए, लेकिन आप खास तौर से अल्पसंख्यक के एरिया को देखेंगे, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को देखेंगे तो वहां पर विकास के नाम पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और धोखे दिए गए हैं। आप बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने कितनी बार आवाज उठाई, कहीं रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं नालियां भर जा रही है, कहीं नालों में गिर के बच्चे मर जा रहे हैं, कहीं नालों में जो है तो गाय गिर जा रही, जानवर गिर जा रहे हैं, चलते रोड के लोग गिर जा रहे हैं। तो कहाँ विकास है? सर, अभी जो है 6 अक्टूबर के रोज भुसावल तालुके के बहुत से कस्बे में आमदार संजय बाबू सावकारे ने जो है भूमि पूजन किया। अभी खड़का रोड पर जो है 11 अक्टूबर के रोज जो है 15 करोड़ का जो है काम वो सैंक्शन किया गया और वहां पर जो है रोड का काम अभी शुरू किया जाएगा। तो काम तो हो रहे हैं ना? काम हो रहे नहीं बोलेंगे सर, कामों के ऐलान हुए हैं और काम शुरू नहीं हुए हैं, है ना। अच्छा, वर्क ऑर्डर निकला होगा या उसके सैंक्शन हो गए होंगे, ठीक है, काम होंगे भी, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये काम करने के लिए 10-15 साल का टाइम क्यों लग गया? ये काम आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू किए गए? इनका कार्यकाल को आज जो है तो 15 साल हो गए। आज भाजपा के अंदर ये 10 साल से आमदार है, तो ये पिछले 10 सालों में ये कार्य क्यों नहीं हुए? ये एन इलेक्शन के मुंह पे क्यों हुए? मैं आपको एक हकीकत बता दूं, आज आमदार साहब ने जो हमारे खड़का रोड को कंक्रीटीकरण के लिए 15 करोड़ का जो है तो रोड सैंक्शन किया है, उसका वर्क ऑर्डर निकाला है साहब, ये पिछले 15 साल से आमदार है और 15 साल में मैं समझता हूँ कि पहला बड़ा काम इन्होंने दिया है। तो क्या अल्पसंख्यक का एरिया 1 करोड़ रुपए साल का ही जो है तो लायकी रखता है? इतने सारे जो है तो प्रोजेक्ट हुए हैं, उसके अंदर अब इन्होंने 15 करोड़ का एक काम दिया, वो भी इसलिए दिया है कि एक विशिष्ट समाज ने इनके सर से हाथ हटा लिया है। एक विशिष्ट समाज के लोगों ने कहा कि भाई अब हम आपको साथ नहीं देंगे। अब वो एक वोटों का गट्ठा जब इनके नीचे से सरक गया तो अब इनको दूसरा बड़ा गट्ठा कौन सा नजर आया? अल्पसंख्यक समुदाय का, खासतौर से मुस्लिम समुदाय का। तो अब ये हमारी तरफ आए, वरना मैं बोल दूं आपको कि यही आमदार संजय सावकारी जी थे जिन्होंने एक वक्त ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है,
क्यों भाई? जब तुमने इतनी बड़ी बात कही थी कि तुम्हें वोटों की जरूरत नहीं है, तो अब ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि तुमको जो है तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरमियान आना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर आज आमदार संजय सावकारे जी हैं, वो बीजेपी के आमदार हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेके बात कर रहा हूँ। मेरी आमदार संजय सावकारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो आमदार है, एक लोक प्रतिनिधि है, एक संवैधानिक पद पर है। तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब उन्होंने आमदार बनने के बाद शपथ ली, तो शपथ ये ली थी कि मैं सभी समाज के लोगों के साथ इंसाफ करूंगा, सभी समाज के सभी घटकों को साथ में लेकर चलूंगा। तो फिर ये क्यों हुआ कि 10 साल 15 साल जो है तो आपने एक विशिष्ट समाज का काम किया, विशिष्ट एरियो का काम किया, और अब जब आपको जो है तो गिरने का और हारने का डर सता रहा है, एक विशिष्ट समाज ने आपके पीछे से हाथ हटा लिया है, तो अब आपको मुसलमान नजर आ रहे हैं। अब आपने जो है तो जो बात कही थी कि वोटों की जरूरत नहीं है, अब आप हमारे अंदर आ रहे हैं। आपने सीएनआरसी में बीजेपी के आइडियोलॉजी पे काम करते हुए हमारे समाज के खिलाफ जो है तो काम किया, मोर्चे निकाले। सीएनआरसी के आंदोलन जो संवैधानिक तरीके से किया गया, उस आंदोलन के दौरान मुस्लिम बच्चों को उठाकर जेलों में ठूसा गया, उस वक्त आमदार साहब ने आवाज नहीं उठाई। तो ये जो विकास काम जो आपको दिख रहा है, जो भूमि पूजन हो रही है ना, ये सिर्फ एक दिल को तसल्ली है साहब। जब काम पूरा हो जाएगा ना, तब हम इस पर बात करेंगे। काम हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, एक बात और बताइए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 11 अक्टूबर के रोज रजा टावर चौक में एक सभा ली गई उसी रोड के काम को लेकर, वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के सभी पक्ष के बड़े बड़े नेता वहां पर नजर आए और उन्होंने वहां से जो है आमदार सावकारे के लिए जो है वोटों की अपील करते हुए नजर आए। आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े हमारे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। अब वो किस मजबूरी के तहत थे या किस लालच के तहत थे, मैं ये नहीं जानता हूं। सब मेरे बड़े हैं, महज़िब है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन देखिए, हर आदमी की एक मजबूरी होती है, किसी के अंदर कोई डर होता है। अब वो किस वजह से वहां थे ये उनको मालूम। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर एक भाजपा के मंच पर जाकर बैठना और मुसलमानों से वोटों की अपील करना, ये सरासर मुसलमानों के साथ में जो है तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप जिस ताकत से और जिस हिम्मत से आप मुसलमानों से वोट मांग रहे हो, उसी ताकत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए आपने पिछले 10 साल आमदार को क्यों नहीं कहा कि भाई तूने 10 साल से काम नहीं किया और एक रोड के बल पे तू हमसे वोटों की अपील करवा रहे हो। अब किसी की कोई मजबूरी होगी, कोई बिजनेस की मजबूरी से गया होगा, किसी के केस पीछे हट रहे होंगे, किसी के एनजीओ को डोनेशन मिल रहे होंगे। हर कोई अपनी अपनी मजबूरी के तहत वहां जाके बैठा होगा साहब, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई व्यापारी लोग हैं, कोई व्यापार के चक्कर में गए, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने अपना काम ईमानदारी से किया, वो उनको सही लगता है उन्होंने वो किया। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमान और खास तौर से भुसावल के अल्पसंख्यक अवाम इतनी समझदार है कि हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को कभी भी फॉलो नहीं करते। अब मैंने सुना वहां पे कि इन लोगों ने कहा कि भाई आप पक्ष को मत देखो, आप आदमी को देखो, है ना, पर्टिकुलर जो है तो पर्सन को देखो, ये हमारे लिए अच्छे हैं तो इनको वोट दो। अरे साहब, उनको देखना, उनको वोट देना, उनको जिताना मतलब बीजेपी को जिताना है, और बीजेपी को जिताना मतलब जो है तो अपने दुश्मन को जिताना है। सर लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अभी जामनेर में गिरीश महाजन, उनके साथ एक मुस्लिम इतना बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ है, वो उन्हें चाहता है और उनके ही दम पर जो है वहाँ पर गिरीश महाजन की सीट आती है। तो यहाँ पर अगर संजय सावकारिया हमारे आमदार अगर प्रयास करते हैं मुसलमानों से जुड़ने का, तो वो कहाँ गलत है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो उनके इस काम की सराहना करते हैं। लेकिन हमको ज्यादा अच्छा तब लगता साहब, देखिए ऐसा होता है ना कि तू पहले या मैं पहले, है ना, किसी एक को पहल करना पड़ेगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोगों में पहल की बात आए तो जो बड़ा है ना, जो ओहदे पे है, उसने पहल करना चाहिए। ठीक है, हमको बीजेपी नहीं चलती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं चलती है, आप बीजेपी में चले गए, हमने आपको वोट नहीं दिया।
2009 में मुसलमानों ने आपको जीत कर दिलाया, आपको जिता कर लाए, आपको राष्ट्रवादी में थे मुसलमानों ने बिल्कुल दिल से वोट किया, आपको बिल्कुल फुल वोट किए। 2014 में जो है तो आप बीजेपी में चले गए, आपको शायद मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, कुछ बेगैरत मुसलमानों ने दिए भी होंगे, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिए। तो अब आपका काम था कि आप संवैधानिक पद पे थे, आप आमदार थे, आपने 2009 से ही 2014 से ही ये कोशिश करना था कि अब मुसलमान मेरे पीछे से हट रहे तो मैं इनको कंटिन्यू अपनी तरफ कैसे कर सकता हूं। तो आमदार साहब का यह काम था कि 2014 से ही आपने मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के एरिया में आकर डेवलपमेंट के काम करना चाहिए था, उनके साथ साथ उनका भरोसा जीतना चाहिए था, उनके अच्छाइयाँ उनकी भलाइयों के काम करना चाहिए था। अगर आप 2014 से लेकर आज तक के थोड़े थोड़े भी वक्त जो है तो हमारे बीच में आते रहते, हमको यकीन दिलाते रहते कि भाई पक्ष गया इधर उधर, पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सबका लोक प्रतिनिधि हूं, मैं सभी का आमदार हूं, मैं सबके लिए कार्य करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा, तो आप हमारे बीच में आके काम करते तो हमको भी एहसास होता कि चलो भाई ठीक है, आदमी भली बीजेपी का आमदार है लेकिन सबको साथ में लेके चल रहा है, तो शायद हम भी उनके साथ खड़े हो जाते या उनकी जो है तो आइडियोलॉजी पे काम करते, उनके जो है तो उनका साथ देते। लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि आपके पीछे एक ताकत थी, एक समाज की, एक पर्टिकुलर समाज की ताकत आपके साथ थी। तो आप एक घमंड में थे कि मुझे मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं, और ये उन्होंने बोल के बताया है। सीए एनआरसी में ये हमारे खिलाफ खड़े हुए, अरे यहां तक के एक समाज के पीछे खड़े होने की वजह से इनको लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, इनकी जरूरत नहीं है, तो अब बहुसंख्य समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए इन्होंने, जो एक मूवी आई थी मुसलमानों के खिलाफ केरला स्टोरी, आमदार साहब ने खुद थिएटर बुक कर करके जो है तो एक दूसरे समाज के लोगों को जा जाके फिल्म बताई हमारे खिलाफ। तो क्यों भाई, तब तुम्हारी सहानुभूति, तब तुम्हारी मोहब्बत और तब तुम्हारा अपनापन कहाँ गया था? हाँ, जो हमको बुरा बोलने वाले आज हमारे बीच में आ रहे हैं तो सिर्फ एक लालच के तहत आ रहे, यकीन मानो आप वो जीतने के बाद में फिर गायब हो जाएंगे, ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। और अगर आएंगे भी तो ये सिर्फ जो 10 15 20 लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन्हीं के फायदे के लिए आएंगे। समाज का फायदा कहाँ है ये बताइए? रोड बनेगा, होगा, दिखेगा तब माना जाएगा। अभी रोड के ताल्लुक से आपको बात बता दूं कि 15 करोड़ का रोड बन रहा है, कायदे से तो उसने बनना ऐसे चाहिए कि नीचे जैसा उसके अंदर पहले डामरीकरण होगा, फिर उसके ऊपर कंक्रीटीकरण होगा। तो डामरीकरण करने के लिए पहले उनको खोदना पड़ेगा, खोद के उसके ऊपर जो है तो एक पर्टिकुलर लेयर जो रहती है वो चढ़ाकर फिर उस पर डामरीकरण होगा और फिर उस पर कंक्रीटीकरण होगा। अभी मुझे ऐसा पता चला है कि वो खुदाई भी नहीं होने वाली है, सीधा इसी रोड के ऊपर डामरीकरण करने वाले हैं और इसके ऊपर फिर 12 इंच का जो है तो वो काम करेंगे। मान लो ये काम करते भी है तो आज 15 करोड़ का काम, 15 करोड़ की भीख, रोड की भीख जो है तो समाज को देकर, खड़का रोड वालों को देकर, खड़का रोड के 100-200 करोड़ रुपए की दुकानों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये 18 इंच ऊपर आ जाएंगे तो दुकानें ऑटोमेटिक नीचे चल जाएंगी। सर वहाँ पर जो है एस्टिमेट बोर्ड लगाया गया है और वहाँ पर क्वांटिटी, क्वालिटी और कितने लागत पर जो रोड बनेगा उसका पूरा वहाँ पर बायोडाटा उस बोर्ड के माध्यम से दिया गया। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपने जिस तरह कहा कि ये वोट के नाम पर जो मुसलमानों के पास आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, उसी 11 तारीख को उसी मंच से जो है आमदार साहूकार एक बात करते हैं कि मैंने आपके इस एरिया का काम जो है वो पास करवाया, मेरे को ऊपर से जो है प्रेशर आया, ऊपर के लोगों ने कहा कि आप क्यों काम करवा रहे हैं, आप इस पे क्या बोलेंगे? तो ये तो साहब आपके सवाल में जवाब है और आमदार साहब की नीति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। उन्होंने उसी मंच से कहा कि मैं आपका काम करवा रहा हूँ लेकिन मेरे को ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो इस पे क्या बोलेंगे? ये उनकी नीति साफ नजर आ रही है कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनको ऊपर से, मतलब उनको ऊपर से ये ऑर्डर है कि मुसलमानों के काम नहीं करना है। बात तो यही साबित होती है कि अभी काम कर रहे तो ऊपर से प्रेशर आ रहा कि काम क्यों करवा रहे। इसका मतलब है 10 साल भी उन लोगों ने रोका, और ऐसे लोग जो हमारे काम करने के लिए रोक रहे हैं, आप उनकी गुलामी करेंगे तो हम आपको क्यों साथ देंगे। दूसरी बात, क्या अब आप काम करवा रहे तो क्यों करवा रहे? क्योंकि यहाँ के हालात आपको मालूम है, यहाँ के एक समाज ने आपके पीछे से हाथ हटा लिया, अब मुसलमानों के सिवा आपको सहारा कोई नहीं, और मुसलमान बेचारे भोले भाले सीधे साधे, हमारी कौम जो है तो रहमदिल कौम है साहब, मुसलमान जो है तो एक रहमदिल कौम है।
जो कोई छोटी से भी एहसान हम पर करता है, कोई पसीना हमारे लिए बहाता है तो हम उसके लिए खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। हम पसीने का बदला खून से देते हैं कि तुमने हमारे लिए पसीना बहाया, अब अगर तुम्हारी खिदमत करने के लिए हमको खून भी बहाना पड़े तो हम बहाने को तैयार है। तो बस मालूम है साहूकार जी को कि अब मैं 15 करोड़ का रोड दे दूंगा और इसके ऊपर जो है तो मैं इनसे हजारों लाखों वोट ले लूंगा। दूसरी बात, आपने जो कहा कि वहां एस्टीमेट लगा हुआ है, अगर उसी हिसाब से काम होता है, खुदाई करके एक लेवल में उसी लेवल का काम होता है, तो हम भी जो है तो उसकी प्रशंसा करेंगे। और उस कार्य के संपन्न होने पर, कार्य के पूरा होने पर अगर क्वालिटी के साथ काम होता है, ऐसा नहीं कि जो पिछले रोड पास हुए गलियों के छोटे मोटे, अब उनके जो चेले चपाटे हैं उनको काम मिले, उनके चेले चपाटों के एरिया में काम हुए। मुस्लिम एरिया बहुत बड़ा है साहब, जाम मोहल्ले का बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आज भी काम नहीं हुए। ग्रीन पार्क का एक हिस्से में काम हो रहा है, एक हिस्से में काम नहीं हो रहा है। काजी प्लॉट, गौसिया नगर में, पापा नगर के कुछ हिस्से में काम हो रहा है, कुछ हिस्से में नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन लोगों के काम हो रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उन जिनके साथ में उनकी सांठगांठ है, उनके एरिया के काम हो रहा है। वो भी किस क्वालिटी के हो रहे हैं आप खुद जाके देखो। मैं समझता हूं कि उसकी लैब रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए। तो अगर वैसे काम होने वाले हैं तो हमको ये रोड नहीं चाहिए। और अगर वाकई में क्वालिटी का काम होगा, जैसा उस पर लिखा है, जैसा विवरण है वैसा काम होगा, तो यकीन मानिए मैं पहला शख्स रहूंगा कि काम पूरा होने के बाद में आमदार संजय सावकारे जी को एक गुलाब का फूल मैं अपनी तरफ से ले जाकर दूंगा कि चलो भाई 15 साल में नहीं कुछ आपने एक रोड तो दिया, भले लालच के तहत दिया, अपने मतलब से दिया, मौका परस्ती करके दिया, लेकिन दिया तो सही। लेकिन ये सिर्फ धोखाबाजी है। अच्छा जी सर, और काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं समझता हूं कि आप, अभी मेरे पास में मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, सावकारे जी के जो चेले चपाटे हैं, जो उनके अंधभक्त है, वो जो है तो बाकायदा व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि जो पहले वोट देगा पहला अधिकार उसका रहेगा। ये संवैधानिक तरीका नहीं है। ये जो है तो संविधान इसकी इजाजत आपको नहीं देता। आप लोक प्रतिनिधि हो, जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया उन सबके आप आमदार हो, तो सबको आपको एक नजर से देखना है, उनका विश्वास जीतना है। आपके चेले चपाटे बोलते हैं जो पहले वोट देगा पहला अधिकार उसका। आमदार साहब ने खुद कहा था, यहां पर आमदार साहब ने, मुसलमान भोले है भाई, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लोग हैं हमारे, बेचारे समझते नहीं है सियासी भाषा को। यहां पर आपके ये मुस्लिम कॉलोनी में एक प्रोग्राम हुआ, आयान कॉलोनी के अंदर, वहां पर आमदार जी को बुलाया गया, लड़कों ने बड़े शौक से जो है तो उनके स्वागत किए, फटाके फोड़े। आमदार साहब हाँ ठीक है, आप मेरे को वोट दो, मैं आपके काम करूंगा। यानी पहले यहां पर भी आप कंडीशनल रख रहे हो। तो ये कौन सी मतलब, कौन सा मतलब आप हमारे साथ में हमारा भरोसा जीतने का काम कर रहे हो? कौन सा आप हमारे हित में काम कर रहे हो? अरे आप तो सौदा कर रहे हो, पहले आप वोट दो फिर मैं आपका काम करूंगा। अरे अगर आपने पहले काम किया होता तो आपको वोटों की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग खुद चलकर आपको वोट देते थे, आपको वोटों की भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। लेकिन आप कंडीशनल, वहां उन्होंने साफ कहा कि जो हमको वोट देता है पहला अधिकार उनका होता है, तो हम उनका काम करेंगे, आप भी अगर हमको वोट देंगे तो हम आपका भी काम करेंगे। यानी आप कंडीशन रख रहे हो। और हमारी भोली भाली जनता, अरे नहीं नहीं आमदार साहब ने वादा किया है कि हम वोट देंगे तो काम करेंगे। अरे पहले काम करो फिर वोट लो। आप तो थे ना आमदार के पद पे। हाँ भाई, अभी जो नया आदमी आके खड़ा रहेगा तो हम उसको भले मौका देंगे कि भाई ठीक है हम तेरे को वोट देंगे तो तूने काम करना, लेकिन आप तो ऑलरेडी पद पे थे, तो आपने अपने आप को साबित पहले करना था। 15 साल से आप आमदार हो कि भाई मैं काम करता हूं, देखो मैंने इतने काम किए, वो काम किए। आप सारे काम गिनाकर वोट मांगते ना, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है। कितने भी बड़े दिग्गज, मैं यहां से आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करो, कितने भी बड़े दिग्गज सावकारी जी के मंच पे बैठ जाए, भाजपा के मंच पे बैठ जाए, सावकारी जी का मंच बोलने की बजाय मैं भाजपा का मंच बोलूंगा, मुसलमान भाजपा को वोट देगा नहीं देगा, नहीं देगा नहीं देगा। और जो देगा उसकी गैरत मर चुकी, क्योंकि ये वो भाजपा है जिसने गुस्ताखे रसूल को पनाह दी है। ये वो भाजपा है जिसने हमारे ही खिलाफ सीए एनआरसी लाया। ये वो भाजपा है जिसने कभी भी मुसलमानों के हित की बात नहीं की। ये वो भाजपा है जिसने
वक्तन फौक्तन जो है तो समय समय से जो है तो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, इन पे गोलियां चलाने का काम किया, इनको आतंकवादी साबित करने का काम किया। और ऐसे पक्ष के आमदार को हम वोट नहीं देंगे। हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। तो ये कितने भी जो है तो चमचागिरी कर ले, चाटुगिरी कर ले, ये हमको 15 करोड़ का रोड दे दे, 10 करोड़ की नालियां दे दे, हम इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। साहब, आप विकास काम की बात कर रहे हो, विकास जाने दीजिए। इन्होंने आज तक मुसलमानों को सहानुभूति तक नहीं दी। हर आमदार के पास में एक जो है तो विशेष फंड होता है, जो आपत्ति व्यवस्थापन फंड के तौर पे बोला जाता है। मैं शायद गलत हो सकता हूं, मेरा जितना नॉलेज है कि भाई कोई आपदा आ गई, कोई मुसीबत आ गई, किसी की घटना में मौत हो गई, तो ऐसे लोगों को आप मदद कर सकते हो। अरे चलो, वो फंड अगर नहीं भी है तो आमदार साहब 15 साल से आमदार है, इतना पैसा तो कमाया है, आप लोगों को दे सकते हो। अरे पैसा मत दो साहब, सहानुभूति तो दे सकते हो। मेरे को बताइए, पिछले साल हमारे खड़का रोड के नाले पर बिलाल चक्की के पास में, आशिक सेठ के गोडाउन के सामने, एक गरीब बिरयानी बेचने वाले का बच्चा नाले में गिरकर मर गया। आमदार साहब के पास में 10 मिनट का समय नहीं था उसके लिए सहानुभूति के लिए आने का। आप आमदार हो, आप यहां कंपेयर नहीं करना, वो आया था क्या, ये आया था क्या। अरे कोई नहीं आया था, हमको किसी से कोई जरूरत नहीं है। आप आमदार हो, आप लोक प्रतिनिधि हो, आप एक सहानुभूति के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचे, तो फिर आप किस बात की उम्मीद हमसे रख रहे हो। आज कामापुरता मामा, आज आपका समय खराब चल रहा, तो आपका अच्छा समय लाने के लिए मुसलमान, आपका समय अच्छा आ जाएगा, फिर मुसलमान जो है तो टाटा बाय बाय। तो ये धोखाधड़ी में हम आने वाले नहीं हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी को हम अच्छे से समझ चुके हैं। भाजपा को हम वोट देंगे नहीं। बड़े बड़े तुर्रम भी जाकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह गैरतमंद मुसलमान, नबी से मोहब्बत रखने वाला मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान, एक अपने मजहब से मोहब्बत करने वाला मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। और जो देंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनके लिए तो खुद कुरान ने बोल दिया कि तुम मुसलमानों में रहकर अगर मुसलमानों के खिलाफ काम करते हो तो तुम मुनाफिक हो। सर, आप पे भी जो एक आरोप लगता आया है, 2016 में आपने नगर अध्यक्ष का एमआईएम से चुनाव लड़ा था। उस वक्त में बताया जाता है कि सचिन चौधरी भी जो है उम्मीदवारी में थे और वो भी चुनाव लड़ रहे थे। बताया जाता है कि आपके ही वजह से जो है वो चुनाव हारे थे। देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ना मेरा संवैधानिक हक था, मेरा अधिकार था। उस वक्त जैसा आपने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में, आपको मालूम है कि 2015 में मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया एमआईएम से। मैंने कहा ना कि हम लोग जज्बाती होते हैं ना, मुसलमान जज्बाती होता है, तो हमने जज्बात में आकर जो है तो एमआईएम ज्वाइन की कि नहीं भाई मुसलमानों की पार्टी है, ये है वो है। हम जज्बात में पार्टी में गए, पार्टी से ऑर्डर आया, मैं ताल्लुका अध्यक्ष था, मेरे को ऑर्डर मिला, आज्ञा मिली, आदेश मिला कि आपको नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। तो मैंने चुनाव लड़ा। और साहब, मैंने चुनाव लड़के कोई गणना नहीं किया। अब अगर मैंने चुनाव लड़ा जज्बात में आके, ठीक है, नहीं लड़ना चाहिए था, ये दूसरी बात है। उस वक्त हम जज्बात में हमने लड़ लिए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त जो सचिन चौधरी, संतोष भाऊ चौधरी के सुपुत्र, उस वक्त जो हारे थे वो मेरी वजह से नहीं हारे थे, वो बेचारे हारे थे उनके बीच के गद्दारों की वजह से। उनके साथ के जो गद्दार उनको छोड़कर गए थे, उन गद्दारों की वजह से हारे थे, जिनको उन्होंने नगर अध्यक्ष बनवाया था पिछले टर्म में। बाद में वो जो है तो संतोष बाबू को छोड़कर अलग जो है तो पक्ष से खड़े हो गए। लेकिन आरोप आप पर ही लगता है। साहब देखिए, ऐसा है ना कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, अगर हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अब बबूल के झाड़ पर और नीम के झाड़ पर तो कोई पत्थर नहीं मारता ना साहब। अब हम फलदार दरख्त थे तो पत्थर हम ही पर आएंगे। और हम तो और फिर ठहरे मुसलमान, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उस वक्त में उनके जो वोट कटे थे, अगर मेरी वजह से वो हारते तो मुस्लिम एरिया में उनके सारे के सारे नगर सेवक चुनकर नहीं आते थे। नगर सेवक तो सभी चुनकर आए,
संतोष भाऊ के, उनकी जो अघाड़ी थी उसके। संतोष भाऊ को, सचिन को जो हार मिली, सचिन चौधरी को, वो हार की जिम्मेदारी मैं समझता हूं उनके बीच के गद्दारों ने लेनी चाहिए। और उनके बीच के गद्दार के चाहिए सचिन को और संतोष भाऊ को भी इस बात का एहसास है कि वो हारे मेरी वजह से नहीं थे। आप जाके पूछो, संतोष भाऊ बताएंगे आपको कि वो हारे मेरी वजह से नहीं थे, वो हारे थे उनके साथ के गद्दारों की वजह से, जिनको उन्होंने सर पे बिठाया। वो बाद में जो है तो इन्हीं के सामने आकर खड़े हो गए। वहां पर उस वक्त उमेश नेमाड़े ने जो है तो इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 4,500। ये दूसरी बात है कि नगर अध्यक्ष रहकर फिर जो है तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक बड़े पक्ष से लड़ा, फिर भी उनको मेरे से कम वोट मिले थे। 4,500 के करीब वोट उन्होंने भी लिए थे। वो वोट किसके थे? संतोष भाऊ के वोट थे, सचिन चौधरी के वोट थे। उनको जो है तो उनके खिलाफ जो गद्दार खड़े हुए थे, जो उनके साथ से फूट कर गए थे, जो मैं मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं कि सतारे से लेकर तो नाहटा चौफुल्ली तक बीच में जितने वार्ड आते हैं, सिंधी कॉलोनी और बीच के जितने वार्ड है, वहां के लोगों ने उनको धोखा दिया, वहां के लोगों ने वोट नहीं करे, वहां पे उनकी सीटें भी नहीं आई, उनकी सीटें भी गिरी नगर पालिका में। तो हार का सेहरा मैं क्यों पहनूं? मैंने तो संवैधानिक तरीके से इलेक्शन लड़ा था। उनको हराने वाले उनके गद्दार है साहब, उनको हराने वाला मैं नहीं हूं। सर एक सवाल और था, आपने जिस तरह बताया कि विधानसभा का पहला चुनाव जो है 1962 में हुआ था, उस वक्त भी जो है लोगों की मूलभूत सुविधाएं यही थी, गटर, नाली, रोड, सड़क। लेकिन आज 2024 है, 2024 होते हुए भी 15 साल से जो हमारे विधायक है, उन्होंने शिक्षण पे काम नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी पे काम नहीं किया, उन्होंने आरोग्य पे काम नहीं किया। अब उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, उन्होंने काम तो किया है। हमारे जो आमदार है उन्होंने काम किया है। मैंने जैसा आपको शुरू में बताया ना, भुसावल के 2 भाग करो, एक भाग में बहुत काम हुआ है। यानी उन्होंने भेदभाव किया, आपका ये बोलना है? जी, आप भुसावल के 2 भाग करो, एक भाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं। वहां की स्कूलों की रंग रौंगट हुई, वहां की नालियां सुधरी, वहां के रोड सुधरे, वहां की गलियां सुधरी। अरे हमने तो ऐसी ऐसी गलियां देखी कि जो लोगों के घर के पीछे का हिस्सा है, 2 घरों की लाइन रहती है ना, दोनों घरों के पिछला हिस्सा रहता है जहां पे कोई जाता आता नहीं, लोग कचरा फेंकते, वहां तक कंक्रीटीकरण देखा है हमने। तो काम तो आमदार साहब ने किया है, लेकिन एक विशिष्ट समाज के लोगों के लिए, एक विशिष्ट भाग के लिए। हाँ, आप इस तरफ आओ तो यहां काम नहीं हुआ है। काम हुआ है लेकिन कुछ लोगों के लिए हुआ है, हमारे लिए काम नहीं हुआ है। मुसलमानों के एरिया में काम नहीं हुआ है। ये नाला आप देखो, ये जो बड़ा वाला नाला है, हर साल इसकी सफाई होती थी बारिश के पहले, कैसी होती है आप भी देखो। ये नाले को प्रॉपर तरीके से अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ पर ना गंदगी होंगी, ना साफ करने की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें हादसे होकर लोग मरेंगे। किया गया? नहीं किया। अब बोलूंगा तो आमदार साहब का एक पेटेंट डायलॉग है, वो नगर पालिका की हद में आता है। तो भाई हम भी नगर पालिका की हद में रहते हैं, आप वोट हमसे मत मांगो। इन्होंने रोडों पे काम नहीं किया 15 साल में। एक बार पिछले मेरे ख्याल से 2 साल पहले, 3 साल पहले डामरीकरण का रोड हुआ, वो रोड बना, खासदार साहिबा ने आकर जो है तो रोड का स्वागत, उद्घाटन करके गए थे। उनका कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ, रोड खत्म हो गया। अब उसी रोड के ऊपर नया रोड बन रहा। हाँ, मतलब जब जब इलेक्शन आते ये रोड के उद्घाटन करके जाते, थूक से चिपकाने वाले रोड बना कर जाते, वो उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं करते, रोड बेचारा दम तोड़ देता। तो ऐसे रोड की जरूरत है हमको? नहीं है। आप मुस्लिम बहुल इलाके के नगर पालिका स्कूलों की हाल देखो, आमदार निधि से उनको दुरुस्त किया जा सकता था, आमदार साहब की निधि से नहीं होता था। आमदार साहब अगर नगर पालिका को बोलते, जो 2 साल से प्रशासक चला रहे हैं, तो आमदार साहब अगर प्रशासक को बोलते कि भाई ये स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाए, तो क्या नहीं होता था? लेकिन ध्यान नहीं दिया गया साहब, कोई विकास नहीं किया गया। ना हमारे यहाँ पे नालियां ढंग की है, ना हमारे यहाँ पे रोड ढंग के हैं, ना हमारे यहाँ पे लाइट का नियोजन है। आप देखो ये खड़का रोड के ऊपर मेन स्ट्रीट लाइट बना है। अब आमदार साहब ये रोड बना रहे, स्ट्रीट लाइट जो बन लगे हुए हैं, आधी जगह पे चालू रहते, आधी जगह पे बंद रहते, आधी जगह पे चालू रहते, आधी जगह पे बंद रहते। हाई मस्जिद तो लगे हुए हैं, खड़का चौफुल्ली पे बोलिए, रजा टावर पे बोलिए, अमरदीप चौक के पास छोटे हाई मस्जिद लगे हुए हैं या गलियों में लगे हुए। वो सिर्फ ईद त्योहार, उस पर हमारे जैसे लोग जाके कंप्लेंट करते, तो जब वो ईद त्योहार के ऊपर चालू होते,
और वो भी जैसे लाइटों को भी बोला गया कि भाई 4 दिन 5 दिन चलना, त्योहार तक के फिर बंद हो जाना। तो इस तरह का तो विकास है, विकास है कहाँ? सर एक आखिरी सवाल, अभी आपको पता है विधानसभा का जो है चुनाव का माहौल बन चुका है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में मैं युवाओं को ही नहीं बल्कि भुसावल विधानसभा क्षेत्र के और भुसावल विधानसभा क्षेत्र से होते हुए मैं पूरे जिले के लोगों को बल्कि पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आग लगाने का काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे अंदर द्वेष निर्माण करने का काम कर रही है, जिस तरह से जो है तो ये हमारे अंदर नफरत पैदा करने का काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने का ये समय है। महाराष्ट्र के लोगों को खास तौर से कहना चाहूँगा, भुसावल विधानसभा के लोगों से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि हमको वो दौर वापस लाना है कि जब रामायण हर मुसलमान के घर में देखी जाती थी और द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान हर हिंदू के घर में देखा जाता था। वो दौर हमको वापस लाना है, और वो दौर अगर वापस लाना है तो हमको भाजपा को यहाँ पर जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, और उसके लिए सेकुलर ताकतों को जो है तो कामयाब करना पड़ेगा। जैसा हमारे उलमाओं ने कहा है कि हम सेकुलर ताकतों को मजबूत करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए मैं सभी युवाओं से, सभी महाराष्ट्र की जनता से ये अपील करूंगा कि आप अपने वोटों का अधिकार का इस्तेमाल करें, वोट देने जरूर जाएं विधानसभा चुनाव में, और हमारे अपने क्षेत्र के सेकुलर लीडर को जिताएं, ताकि हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से, खासतौर से महाराष्ट्र से, हमारे राज्य से जो है तो नफरत की आग खत्म हो, नफरत खत्म हो और मोहब्बत पैदा हो, मोहब्बत जिंदा रहे। तो हिंदू मुस्लिम एकता को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा। अब कौन अच्छा कैंडिडेट हमारे एरिया में है उस हिसाब से हमको उसको जिताना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, अभी जो है बहुत से ऐसे इच्छुक उम्मीदवार हैं हर पार्टी से, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इच्छुक उम्मीदवारों के बारे में? देखिए साहब, ऐसा है ना कि जब से विधानसभा रणधुमार चालू हुआ है ना, विधानसभा का बिगुल बजा है कि भाई विधानसभा आने वाली है, तो इच्छुक उम्मीदवारों की लाइन हर पार्टी में लगी है। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवार गए। अब इच्छा तो हर कोई जाहिर कर सकता साहब, अब अगर यहाँ ओपन रहता तो शायद मैं भी इच्छुक उम्मीदवार बन के जाता, लेकिन उन इच्छुक उम्मीदवारों में हमको देखना यह है कि हमारे शहर के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन ज्यादा बेहतर है। हमको वो शख्स नहीं चाहिए जो चेहरा देखकर, वोट की गिनती देखकर हमारा डेवलपमेंट करे। हम तो जो भी आमदार आएंगे, जो भी इच्छुक गए होंगे, उसमें से जिसको भी महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस जो है तो जिसको भी टिकट देंगी, हम उसको जिताएंगे। और उससे यही अपील करेंगे कि आप उन लोगों की तरह काम नहीं करना। आपको वोट जहां से मिले, जहां से नहीं मिले, वहां पर भी आपको डेवलपमेंट के काम करना है। हर समाज के घटकों को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर तबके के लोगों को साथ में लेकर चलना है, और आपको सभी के विकास काम करने हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी है। देश में जो है तो आज इसकी जरूरत नहीं है साहब। आज देश में रोजगार की जरूरत है, शिक्षण की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। आज हमारे देश के अंदर, आज हमारे भुसावल में खासतौर से आप देखो, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको सही शिक्षण, सही एजुकेशन और सही गाइडेंस दिया जाए तो वो बच्चे पूरी दुनिया में जो है तो हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सितारे हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन गरीबी की वजह से या उनको सही योजनाएं ना मिलने की वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो जो भी आमदार आएगा, हम उससे गुजारिश करेंगे कि वो खास तौर से बच्चों के एजुकेशन पे, शहर की साफ सफाई पर, शहर की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, और जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है उससे दूर रहें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे हमारे बीच में फिरोज रहमान शेख, जिन्होंने बहुत अच्छी मालूमात भी दी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दुनिया काम मिले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज़ 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।